So today we're starting with the article One Nation, One Election. ठीक है. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो कई अपनी स्पीचेस में इस चीज को बोला है कि वी शुड कंडक्ट वन नेशन वन इलेक्शन. ठीक है. एंड अभी प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट के आइडियाज चल रहे हैं वो यही है कि हम यूनिटी क्रिएट करें अक्रॉस इंडिया. ठीक है. तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन कार्ड. ठीक है. उसी लाइंस पे वन नेशन वन इलेक्शन का भी आइडिया चल रहा है. ठीक है. तो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस चीज के बारे में बोला था कि इलेक्शन कमीशन इज रेडी टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शन. तो अगर हम स्टार्ट, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस के बाद जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और उसके बाद हम देखते हैं कि लार्जली जो इंडियन पॉलिटी थी इट वाज कांग्रेस सिस्टम, इन द सेंस के कांग्रेस सेंटर में भी डोमिनेट कर रही थी एंड स्टेट्स में भी डोमिनेट कर रही थी. ठीक है. तो अप टिल 1967 कोई दिक्कत नहीं थी, कांग्रेस सेंटर पे भी थी, स्टेट पे भी थी. लेकिन पोस्ट 67 क्या होता है कि कांग्रेस की जो पकड़ होती है वो कमजोर होने लगती है एंड नई रीजनल पार्टीज का इमरजेंस होने लगता है जो कि कांग्रेस की जगह लेते हैं. ठीक है. एंड तब फिर प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल होता है, कई बार अननेसेसरी इस्तेमाल होता है. ठीक है. तो जिसके चलते जो सिंक्रोनिज्म था बिटवीन सेंट्रल या लोकसभा और स्टेट्स के जो इलेक्शन थे उनके बीच में जो सिंक्रोनिज्म था वो खत्म हो गया. ठीक है. एंड डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट इलेक्शन होने लगी और तब से ये चीज चले आ रही है. ठीक है. अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले ये 1983 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की खुद की एक रिपोर्ट थी जिसमें इन्होंने बोला था कि वी शुड गो बैक टू वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया. ठीक है. बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी इसके बारे में जिक्र किया था. ठीक है. देन अभी रिसेंटली नीति आयोग का एक रिपोर्ट था जिसमें हम बोला गया था कि क्या हमें वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया पे वापस जाना चाहिए. तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स उन्होंने बताए थे. ठीक है. सो जनरली अगर हम बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ठीक है, तो एक ब्रॉड व्यू में आप कंसीडर कर सकते हो कि इलेक्शन एट ऑल थ्री लेवल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, मीनिंग हमारा लोकसभा इलेक्शन हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हो गए एंड जो तीसरा लेवल है जो कि हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो पंचायती राज है उसके भी इलेक्शन. ठीक है. तो वन नेशन वन इलेक्शन का तो ब्रॉड मीनिंग तो यही होगा कि तीनों पे एक साथ हो. लेकिन हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो नंबर में इतने ज्यादा है कि एक साथ पूरे इंडिया में इनको सबको साथ में करा पाना इट्स नॉट प्रैक्टिकल या फीजिबल नहीं है. तो प्रैक्टिकली वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया सिर्फ स्टेट और सेंटर के इलेक्शन से रिलेटेड है. ठीक है. तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना. फर्दर अगर हम बात करें कि जरूरत क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो पहला, इनफैक्ट ये चीज नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीचेस में कई बार बोला कि इंडियन पॉलिटी परपेचुअली इलेक्शन मोड में रहती है कि कभी सेंटर का कोई इलेक्शन आ जाता है, कभी कोई इंपॉर्टेंट स्टेट का इलेक्शन आ जाता है, तो वो सारे जो लीडर्स हैं वो अपना काम छोड़ के इलेक्शन कैंपेनिंग में लगे रहते हैं. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल क्रिएट करता है. ठीक है. या एक पॉलिटिकल हर्डल क्रिएट करता है. सो दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर और बहुत मैसिव एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है. तो रेगुलरली पैसा खर्च होता रहता है. जब भी इलेक्शन होता है तो एक बार मार्केट में से पैसा सक आउट हो जाता है. ठीक है. तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट, इनविजिबल एंड इनकैलकुलेबल सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट. ठीक है. जैसे कि टीचर्स की ज्यादातर ड्यूटी लगाई जाती है इलेक्शन बूथ्स के अंदर. ठीक है. तो अब स्टेट के इलेक्शन के लिए उनकी ड्यूटी लग रही है, फिर लोकसभा के इलेक्शन के लिए उनकी ड्यूटी लग रही है. ठीक है. तो दिस कम्स एट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. तो एक सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट हो गया उसका. नेक्स्ट, इट प्रमोट्स कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म. अब हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्शन हो रहा है तो पार्टीज भी इंस्पायर होती रहती है कि वी नीड टू वन अप द अदर पार्टी. ठीक है. तो वो एक वन अप मैनशिप चलती रहती है पार्टीज के बीच में एंड जिसके चलते कई बार बहुत ऐसी वाहियात पॉपुलिस्ट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है. ठीक है. तो वो एक इशू है. नेक्स्ट, परपेचुअल इलेक्शन, मीनिंग परपेचुअल मोबिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, ठीक है, या एथनिक इश्यूज या लिंग्विस्टिक इशू, इनके ऊपर कॉन्स्टेंटली मोबिलाइजेशन रहता है लोगों का, विच
in turn creates cleavages or fault line in the society. ठीक है. एंड लास्टली फ्रीक्वेंट इलेक्शन की वजह से कई बार हो सकता है कि डिसरप्शन हो जाए नॉर्मल पब्लिक लाइफ का. सो दीज आर द इश्यूज बिकॉज ऑफ विच वी नीड वन नेशन वन इलेक्शन आइडिया. ठीक है. नेक्स्ट कंसर्न क्या है, मतलब अब क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हम इसको, या क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर देते इस चीज को. तो पहला एक तो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में समझ सकते हो और स्टैट्यूटरी इश्यू में समझ सकते हो. कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू इन द सेंस कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें स्टेट असेंबली या लोकसभा का कोई टेन्योर एज सच फिक्स नहीं है. ठीक है. वो हो सकता है कि कभी उनके पास मेजोरिटी ना रहे तो सरकार गिर जाए. ठीक है. तो ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है. तो हो सकता है कि हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन करा दें और जैसे हम कराए स्टेट में अगले दिन कोई सरकार गिर जाए. तो उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे, शुड वी कीप दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंडेड या डिसमिस कर दें और फिर उसको 4 साल तक इलेक्शन ही ना कराएं. ठीक है. तो वो एक इश्यू है. दूसरा, उसको सिंक्रोनाइज करने में एक मेजर इश्यू ये रहता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो शायद हो सकता है अभी इलेक्शन हुआ हो जहां पर, एंड पहली बार जब हम लोग ये एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या हम उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि अभी इलेक्ट होके आई हैं, जिनको शायद 1 साल भी ना हुआ, क्या उनमें वापस से इलेक्शन कराएं. ठीक है. सो दिस वुड कम एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट. ठीक है. सो ये एक तो इश्यू हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल और एक स्टैट्यूटरी इश्यू. ठीक है. क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो कि अगर आप किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हो टाइम से पहले, तो आपके उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा. ठीक है. सो वो भी एक इश्यू है. देन नेक्स्ट, इनकंसिस्टेंट विद द वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी. ठीक है. हमारा वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी क्या है, कोई बता सकता है? ठीक है. तो वेस्टमिनिस्टर क्या है? इट्स नथिंग बट जो यूके का जो डेमोक्रेटिक या पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टमिनिस्टर मॉडल. ठीक है. और हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वहीं से ड्रॉ किया गया है. तो उस सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम में ये चीज है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि दे मे चूज टू डिसॉल्व इटसेल्फ. ठीक है. अगर उनको लगता है कि दे आर लूजिंग मेजोरिटी या जो उनका मैंडेट है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनके पास राइट है, दे कैन डिसॉल्व देमसेल्फ. ठीक है. तो ये इस आइडिया के इनकंसिस्टेंट होगा. ठीक है. क्योंकि इलेक्शन आप फिक्स कर रहे हो कि लोकसभा के साथ ही होगा. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर. तो वोटर जनरली कंफ्यूज हो सकते हैं जब सेंटर और स्टेट के इलेक्शन साथ में होंगे. सो दे मे कंफ्यूज नेशनल इश्यूज विद स्टेट इश्यूज एंड स्टेट इश्यूज विद नेशनल इश्यूज. ठीक है. तो ज्यादातर एक दूसरे के जो आइडियाज है वो इंटरमिंगल हो सकते हैं. एंड इसमें ज्यादा एडवांटेज जो है नेशनल पार्टीज को मिलेगा. ठीक है. क्योंकि उनके पास बेटर रिसोर्सेज है, तो वो ज्यादा बेटर मोबिलाइजेशन कर सकते हैं अपने आइडियाज के ऊपर लोगों का. ठीक है. सो इम्पैक्ट ऑन वोटर बिहेवियर एक इश्यू है. नेक्स्ट, रीजनल पार्टीज के ऊपर ज्यादा दबाव पड़ेगा बिकॉज रीजनल पार्टीज के पास शायद उतना रिसोर्स नहीं है जितना कि नेशनल पार्टी के पास. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द इश्यू दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसमें आप और चीज लिख सकते हो, जैसे करंटली क्या हमारे पास इतना सिक्योरिटी सेटअप है कि हम अक्रॉस द इंडिया एक बारी में इलेक्शन करा दें. ठीक है. तो आप सर इसमें एग्जाम अकाउंटेबिलिटी का भी एक इशू है। लाइक अगर 5 साल पे हर स्टेट में अगर इलेक्शन होती है, जैसे अभी स्टूडेंट वाला इशू था यूपी में। यूपी में इलेक्शन हो रहा था तो यहाँ प्रोटेस्ट हुए, तो गवर्नमेंट ने सुना, तो उसका भी एक फायदा हो जाता है कि अगर दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, अगर मेजोरिटी पार्टी नहीं है, तो आप मुद्दा सुनवा सकते हो लोगों से। हाँ, सही बोला. ये अकाउंटेबिलिटी का भी एक इशू बनता है यहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या हमारे पास इतना सिक्योरिटी सेटअप है कि हम लोग, या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी हमारी इतनी है कि हम लोग ये सारे इलेक्शन एक साथ करा लें. ठीक है. आप एग्जाम्पल ले लो, अभी यूपी का इलेक्शन हुआ था, 7 फेजेस में हुआ था. ठीक है. तो रीजन उसमें यही दिया गया था कि सिक्योरिटी थोड़ा बीफ अप करना पड़ेगा. ठीक है. तो ऑल इंडिया लेवल पे हम दोनों इलेक्शन साथ में करा पाए, तो क्या इसके लिए हमारे पास सिक्योरिटी सेटअप है, क्या हमारे पास इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है? तो उस पर भी सवाल उठता है. ठीक है. नेक्स्ट, रोड अहेड अब कैसे करा सकते हैं? तो या तो हम ऐसा कर ले कि कंडक्ट कराएं इलेक्शन इन 2 फेजेस. ठीक है. कि लेट्स से अगर कोई बीच में मिडवे डिसॉल्व हो गया
तो वो जो मिड आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है। या फिर कोई डिसॉल्व हो गया तो वो 2.5 साल बाद इलेक्शन में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। नेक्स्ट, अवॉइडिंग प्री मेच्योर डिसोल्यूशन, कि हम लोग ऐसा लीगल मैंडेट ही ला दे कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है तो बता सकता, अंडर विच आर्टिकल वी टॉक अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो याद रखना आर्टिकल 75 के अंदर ही बात करते हैं हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की। तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहा है कोई अपोजिशन, तो उनको ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर सरकार गिरती है तो उसकी जगह कौन आएगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा या कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ठीक है। तो ये हम एक चीज रिजॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि पहले से ही एक ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग इंश्योर करें ताकि सरकार गिरे ही नहीं और कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है। जैसे यूके के अंदर हम बात करते हैं शैडो कैबिनेट का एक एग्जाम्पल होता है, तो वैसे ही हम कुछ शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दें। नेक्स्ट, स्केड्यूल ऑफ बाई इलेक्शन। तो रादर देन कंडक्टिंग इलेक्शन ऑन ऑल द सीट्स, हम क्या कर सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड टाइम के ऊपर बाई इलेक्शन को कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। तो इट हैज सजेस्टेड that election to legislative assembly whose term ends 6 months after general election can be clubbed together, ठीक है। यानी लेट्स से आज लोकसभा का इलेक्शन है, ठीक है, एंड किसी स्टेट का इलेक्शन आज से 6 महीने के बाद होता, मतलब 6 महीने के बाद उनका 5 ईयर का टर्म कंप्लीट होता, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों के इलेक्शन को क्लब कर दें, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट है स्टेट असेंबली का वो 6 महीने बाद डिक्लेयर करे, ठीक है। तो ये एक तरीके का आइडिया हो सकता है इसके पीछे। तो ये लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन थे। अब कितना प्रैक्टिकल है कितना प्रैक्टिकल नहीं है उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर सम पॉइंट दैट यू कैन यूज, ठीक है। सो ये था आर्टिकल अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये जो बिल था इसको अभी लाया गया है एंड पास भी हो गया। तो दिस बिल सीक्स टू अमेंड आरपीए 1950 एंड आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन टू पीपल एक्ट। तो पहले तो दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों एक्ट्स में डिफरेंस क्या है। तो आरपीए आरपीए एक्ट जो है 1950 वाला, इट टॉक्स अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वोटर रूल्स, ठीक है। मतलब ये नेताओं से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। मतलब याद रखने के लिए आप ऐसा रख सकते हो कि नेताओं से इसका लेना देना नहीं है, नेताओं से जो लेना देना है वो आरपीए एक्ट 1951 का है। तो इट टॉक्स अबाउट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, qualification or disqualification of the membership of those houses, and corrupt practices and offences in connection with those elections, okay. तो ऐसे आप ब्रीफली समझ सकते हो कि कौन सा किसको लगता है, ठीक है। आरपी एक्ट 1950 जो है वो जनरली सीट्स के लिए है, ठीक है। कितने कौन से स्टेट से कितनी सीट होगी, कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, कौन कौन क्वालिफाइड होगा एज वोटर, वो आरपीए एक्ट 1950 का है, ठीक है। सो चेंजेस क्या लाए गए हैं ये देख लेते हैं। तो पहला एक मेजर चेंज जो है इसमें कि वी आर ट्राइंग टू लिंक आधार कार्ड विद इलेक्टोरल रूल, ठीक है। तो इनफैक्ट एक इश्यू ये होता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो वोटर आईडी इश्यू करता है ये एक यूनिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। आप अगर लेट्स से आपका विलेज यूपी में है तो आप यूपी के अंदर भी एक वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप दिल्ली का भी एक वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो। अभी तक कोई ऐसा सेटअप नहीं है जिसके थ्रू हम इस डुप्लीकेशन को रोक सके, ठीक है। तो अब ऐसा होगा कि आधार कार्ड से शायद अगर हम लिंक कर दें उसे तो वी कैन स्टॉप दिस काइंड ऑफ डुप्लीकेशन और माल प्रैक्टिसेस दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट, ठीक है। सो एक चीज में ये याद रखना कि आधार इज नॉट मैंडेटरी इन इट, ठीक है। ऑल्दो एक्ट के अंदर आधार के बारे में स्पेसिफिकली लिखा है बट आधार इज नॉट मैंडेटरी। अगर आपके पास कोई आधार नहीं है तो यू कैन फर्निश सम अदर डॉक्यूमेंट दैट इज आस्क्ड बाय द इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है। तो अभी वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो दूसरा डॉक्यूमेंट, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, ये अभी जब रूल्स आएंगे तब पता लगेगा। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग डेट। पहले क्वालिफाइंग डेट जो थी मतलब आप कब एलिजिबल हो
वोटर आईडी कार्ड को बनवाने के लिए। तो पहले वो January 1 वो डेट हुआ करता था, बट टू इनकॉर्पोरेट या जो यूथ है उनको इलेक्शन में लाने के लिए, वोटिंग हैबिट में लाने के लिए, वी हैव क्रिएटेड 4 क्वालिफाइंग डेट, January 1, April 1, July 1, October 1। तो क्वार्टर समझ सकते हो, क्वार्टर का जो पहला महीना है उसके हिसाब से हम लोगों ने 4 क्वालिफाइंग डेट रख दिए हैं। फर्दर इसके अंदर इन एक्ट्स के अंदर कुछ टर्म्स थे जो कि जेंडर बायस थे। मतलब जैसे इसके अंदर एक स्टेटमेंट था कि सर्विस वोटर कौन होगा, ठीक है। तो सर्विस वोटर में केवल ऐसा लिखा था, एनी पर्सन हु इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट एंड इज आउटसाइड ऑफ हिज रेजिडेंस, ठीक है, अपने जो मेन जहां पे उसका वो कंस्टिट्यूएंसी पड़ता है उसके बाहर है, तो वहां पे ही इज एलिजिबल टू बिकम अ सर्विस वोटर। सर्विस वोटर मतलब कि वो उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाके वोट डालने की जरूरत नहीं है, उसको वहीं पे वो जहां पे भी काम कर रहा है वहां से उसको मिल जाएगा एक मौका टू कास्ट हिज वोट, ठीक है। तो ये मौका उसको और उसकी वाइफ को मिलता था। तो टर्म स्पेसिफिकली लिखा हुआ था वाइफ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर एक लेडी हो, तो उस सेंस में वो जो टर्म था वो सही नहीं था, ठीक है। सो इसलिए उसको जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए वाइफ हैज बीन रिप्लेस विद स्पाउस। नेक्स्ट, रिक्वेश्चनिंग ऑफ प्रेमाइसेस फॉर इलेक्शन पर्पसेस, ठीक है। सो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिप्लॉय करना पड़ता है इलेक्शन कराने के लिए, तो उस चीज के बारे में स्पेसिफिकली इस बिल में बात की गई है कि हम डिफरेंट एक्सरसाइजेज ऑफ इलेक्शन लाइक काउंटिंग, स्टोरेज ऑफ वोटिंग मशीन्स, ईवीएम वगैरह को हम कैसे रखेंगे, या उसके बाद इलेक्शन होने के बाद जो ईवीएम्स है या जो वीवीपैट का जो डेटा है उसको कैसे स्टोर रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी इस एक्ट के अंदर प्रोविजन बनाए गए हैं। नेक्स्ट, कंसर्न्स क्या है? तो पहला तो डिस्क्रिशनरी पावर इलेक्टोरल ऑफिसर का, कि उसको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या वो आधार के अलावा कौन सा डॉक्यूमेंट जो चाहिए उस पर डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो वो लोगों के लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, स्पेशली द वल्नरेबल सेक्शन। नेक्स्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट। तो जनरली हम लोग की पॉलिसी ऐसे ही होनी चाहिए जहां पे गवर्नमेंट एफर्ट ले टू लिंक पीपल इनटू सेवरल इनिशिएटिव, लेकिन यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लोगों पर डाल दिया जाए, ठीक है। तो लोग लेकर आए अपना डॉक्यूमेंट और उसमें जमा कराएं, ठीक है, या आधार कार्ड से लिंक कराएं। तो उसमें एक इशू ये है, जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके तरफ से हो सकता है कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट ना हो और उस डॉक्यूमेंट को वापस लाने के भी उनके पास मीन्स ना हो, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, कि आपका जो वोटिंग पावर है वो आपसे छीना जा सकता है इन केस अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं ले आ पा रहे हो तो। फर्दर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर होता है आधार डेटाबेस में, क्योंकि हमने देखा है कई बार डाटा डुप्लीकेशन भी हो जाता है या डेटा गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो उस सेंस में खासकर जो वल्नरेबल सेक्शन है, दे आर ऑन द रिस्क ऑफ बीइंग डिसएनफ्रेंचाइज। नेक्स्ट, पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग हो सकती है। अब आप आधार से वोटर आईडी कार्ड को लिंक कर रहे हो, ठीक है, सो यू कैन ट्रैक के कौन सी स्कीम का बेनिफिट कौन सी कम्युनिटी ले रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से यू कैन टारगेट देम, ठीक है, मतलब जो भी गवर्नमेंट इन पावर होगी दे हैव द एबिलिटी टू टारगेट देम, तो वो एक इशू क्रिएट करेगा। देन नेक्स्ट, एक मेजर इशू पिछले कुछ एक्ट्स जो पास हुए हैं पिछले इस लोकसभा के सत्र में अब तक जितने भी पास हुए हैं उनके साथ जनरली एक क्रिटिसिज्म जुड़ा ही होता है कि दीज आर पास्ड इन हेस्ट। हेस्ट मतलब कि बिना किसी पब्लिक स्क्रूटनी के या बिना किसी पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के डिस्कशन के इनको सीधा पास कर दिया गया, बुलेटिन कर दिया गया था, ठीक है। अदर इश्यूज इंक्लूड, तो अदर इसमें सबसे मेन इशू आधार का ही है कि आधार एज अ हम अभी करंटली आइडेंटिटी प्रूफ के तरह ही लेते हैं उसको। इट इज नॉट एन एड्रेस प्रूफ, इट इज नॉट अ सिटीजनशिप प्रूफ, ठीक है। सो आधार का आइडिया क्या है कि अगर आप किसी एरिया के 182 डेज तक रेजिडेंस हो तो यू आर एलिजिबल टू टेक आधार कार्ड। लेकिन ये जो आधार कार्ड का जो जस्टिफिकेशन है या जिस बेसिस पे दिया जाता है, ये वोटर आईडी कार्ड का जस्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है वो एक आइडेंटिटी प्रूफ या सिटीजनशिप के प्रूफ की तरह भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। और लेट्स से एड्रेस प्रूफ की तरह भी लिया जा सकता है, ठीक है। सो वो एक इशू क्रिएट करता है कि कैसे हम उसको इलेक्टोरल रोल्स के साथ लिंक करेंगे। फर्दर,
then enrollment process for voter list and आधार कार्ड are completely different. ठीक है, आधार कार्ड के अंदर आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो, आप किसी की प्लेस पे, आपकी प्लेस पे कोई इलेक्टोरल ऑफिसर आता है, ठीक है, और वो आपसे डेटा कलेक्ट करके लेके जाता है। लेकिन आधार कार्ड में आप जाते हो, ठीक है, एंड वहां पे जो डॉक्यूमेंट देते हो उसका उतना शायद थरो स्क्रूटिनी नहीं होता है, ठीक है। सो वो एक इश्यू है। तो वो सॉरी वोटर आईडी कार्ड की जो यूनिकनेस है वो आपके एड्रेस से लिंक्ड है, और आधार की जो यूनिकनेस है वो आपके बायोमेट्रिक डेटा से लिंक्ड है। सो उस सेंस में डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ वोटर लिस्ट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। उसकी जगह आप आधार कार्ड पे देखोगे तो यूडाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आधार कार्ड के डेटा को स्टोर करने, ठीक है, एंड इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो उसके पास वो डेटा स्टोर रखना इट्स ऑल्सो रेजेस सम कंसर्न्स। लास्टली, देर आर नो पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट्स के आधार कितना एफिशिएंट है ऑन डी डुप्लीकेशन, या आधार का डेटाबेस कितना ऑथेंटिक है, इस पे भी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज एसोसिएटेड विद दिस एक्ट, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? तो पहला, इंप्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी टू वोटिंग, ठीक है, क्योंकि हमने देखा इसमें जो क्वालिफाइंग डेट थी वो 4 कर दी गई है, जो कि पहले 1 थी। तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ वोटिंग बढ़ाएगा। मल्टीपल कट ऑफ डेट्स हैं इसके अंदर। रिड्रेस करेगा डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था पहले मेल स्पाउसेस के अगेंस्ट, तो उसको एड्रेस करेगा। कर्ब करेगा मेनेंस ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट्स, ठीक है, कि लोग मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड्स बना लेते हैं, तो उसको भी खत्म करेगा। सो दीज आर द बेनिफिट्स। लास्टली कंक्लूजन देखते हैं। तो देयर इज अ नीड टू मेक सुटेबल इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म टू बी डेवलप बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस थिंग, ठीक है। तो जैसे कि आप ला सकते हो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ ला सकते हो, ताकि आप इंश्योर कर सको कि आपका डेटा गलत तरीके से तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। एंड लास्टली, इस टाइप के जो एक्ट है इनमें थरो स्क्रूटनी होनी चाहिए, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग देम, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्शन अमेंडमेंट लॉ, ठीक है, जो भी आया था। इसमें किसी को कुछ ऐड देना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। सो अभी रिसेंटली हमने देखा था कि एक बहुत वाइड स्केल पे फैक्शनलिज्म हुआ था इन रूलिंग कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम इन पंजाब, ठीक है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन जो था एकदम हॉल्ट पे आ गया था, ठीक है। एंड ये सिर्फ कांग्रेस की कहानी नहीं, डिफरेंट पार्टीज के अक्रॉस देखने को मिलता है कि उनके वो बात तो करते हैं कि वो डेमोक्रेसी को बचाना चाहती है, लेकिन खुद के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होती वहां पे, ठीक है। सो अगर हम बात करें व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, तो इट्स अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल who hold views on who hold common views on governance and act as a political unit to come into power and then continue that power, ठीक है। सो ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बेसिक डेफिनेशन होगी। तो इस टाइप की बेसिक डेफिनेशन थोड़ा अपने पास हैंडी होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो ऑल्दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन अंडर आर्टिकल 19, बट हमारे पास राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एज अ फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं, ठीक है, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, हमारे पास इंटरनल डेमोक्रेसी इंश्योर करने के लिए भी कोई पावर अभी सच नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, ठीक है। तो हम चाहते क्यों हैं कि क्यों होना चाहिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो पहला कि एनी इशू विद इन पॉलिटिकल पार्टी मे हार्म द इंटरेस्ट ऑफ पीपल इटसेल्फ, ठीक है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिकली काम ही नहीं हो रहा तो हो सकता है कि वो लोगों की जो आवाज है उसको इम्प्लीमेंट ही ना करे, ठीक है, ये लोगों की डिमांड जो है उसको इम्प्लीमेंट ना करे। नेक्स्ट, नो लॉ टू रेगुलेट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर्स विद इन पार्टी। तो जैसे हम देखते हैं कंपनीज के अंदर तो हमने बना दिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए मेजर्स है कि कैसे डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, कैसे चेयरमैन अपॉइंट हो सकता है, लेकिन यही सेम चीज क्या पॉलिटिकल पार्टी में हम कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है कि पार्टीज फंक्शन कैसे करती हैं, ठीक है, वो कहाँ से फंड जुटा रही हैं और उस फंड का कैसे इस्तेमाल कर रही है, इसके बारे में भी हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल्दो डिस्क्लोज करती है वो, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा ओपेकनेस है पार्टीज की फंक्शनिंग में। नेक्स्ट, इंटरनल पार्टी अगर डेमोक्रेसी हम इंश्योर करेंगे
तो दिस विल रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कल हमने देखा था क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दो तरीके से होता है, या तो क्रिमिनल्स को अपॉइंट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर मसल पावर, मनी पावर, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिशियन है वो क्रिमिनल मेथड इस्तेमाल करे, लाइक फोन टैपिंग या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करा रहे हैं अपोजिशन लीडर्स। ठीक है, तो अगर डेमोक्रेसी होगी तो इस टाइप की चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट, इम्पैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ ऑल सिटीजन्स। देन इट विल ऑल्सो एलिमिनेट इलिटिज्म। ठीक है, हो सकता है पार्टी के अंदर हाई कमांड स्ट्रक्चर चल रहा हो। ठीक है, इंडिया में बोलते हैं हाई कमांड, के ऊपर के जो लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं एंड बाकी जो नीचे के लोग होते हैं उनका काम सिर्फ इम्प्लीमेंट करना होता है। तो यू कैन से इलिटिज्म या हाई कमांड कल्चर इसको बोल सकते हैं। एंड लास्टली, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये सब चीजें इंश्योर होगी अगर हम इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी लाएंगे तो चैलेंजेस क्या हैं अब इस रास्ते में? तो सबसे पहला चैलेंज और सबसे बड़ा हर्डल इसके अंदर है, इलेक्शन कमीशन इज नॉट एम्पावर्ड इनफ टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो इनफैक्ट ये चीज बोला भी गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट टेक प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट रजिस्टर्ड पार्टी फॉर वायलेटिंग इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो अब इसके लिए तो गवर्नमेंट ही अमेंडमेंट लाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, और फिर चेंज करेगी तभी इलेक्शन कमीशन को ये पावर मिल सकती है कि वो रेगुलेट कर सके पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस बाय डायनेस्टिक कास्ट एंड रिलीजन पार्टी। तो जनरली हाई कमांड स्ट्रक्चर है, तो ऐसे लोग, एलिटिस्ट लोग या डायनेस्टिक लोग अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, सो दे वुड अपोज सच मूव एंड यही लोग लार्जली पावर में है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट या अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स, तो जिसके चलते ऐसा चेंज ला पाना मुश्किल है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पॉलिटिकल पार्टी। तो कल भी हमने जर्मनी का एग्जांपल डिस्कस किया था कि जर्मनी में पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है। ठीक है, सो उनकी जो इंटरनल फंक्शनिंग है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से अडायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, so we can do this thing over here. Then next, responsible body within political party. ठीक है, हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी रहे। जैसा अगर हम बात करें यूके के अंदर जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी खुद की एक सेंट्रल काउंसिल है, एक एग्जीक्यूटिव कमिटी है। ठीक है, जिसके अपने प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन और वाइस चेयरमैन की सालाना इलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम इस टाइप का कुछ कल्चर चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्लोजर फंडिंग। ऑल्दो प्रोविजन हमारे पास है कि वो डिस्क्लोज करते हैं, लेकिन वो टाइमली डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और कई बार देखने को मिला है ये इशू भी कि वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, गलत पैन नंबर दे दिया किसी का। तो इस टाइप के इशू देखने को मिलते हैं कि दे आर नॉट फाइनेंशियली ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट, रीथिंक एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी बढ़ाने के लिए वे कैन से कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ है इसको हटा ही दो, so that parties have to address the demand of each and every MP और MLA। ठीक है, जो भी उनका पार्टी का MP MLA है उन सबकी उनकी डिमांड को सुनना पड़ेगा, उसके ऊपर जेन्युइनली एक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर पार्टी बदल देगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में हम चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट सजेशन फ्रॉम कमिटीज लाइक दिनेश गोस्वामी कमेटी, कल भी हमने डिस्कस किया था, दिनेश गोस्वामी कमेटी विद रिगार्ड्स टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसके अलावा तारकुंडे कमेटी है, इंद्रजीत कमेटी है, इनकी रिकमेंडेशन हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम दैट कल हमने देखा भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो डिक्लेयर करें कि जिनको वो चुन रहे हैं, जितने भी वो इलेक्टर्स चुन रहे हैं, क्या वो सॉरी जितने भी कैंडिडेट चुने उन्होंने, उनके क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, दे शुड डिक्लेयर विद इन 72 आवर्स। ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग सच कैंडिडेट उनको डिक्लेयर करना पड़ता है और उसको इन्फॉर्मेशन को पब्लिश भी करना पड़ता है क्रॉस 2 न्यूज़पेपर्स। तो इस टाइप के मेथड्स लिए गए हैं। तो इधर सुप्रीम कोर्ट कुड टेक डायरेक्शन इन दिस स्टेप और द गवर्नमेंट कुड टेक डायरेक्शन कि वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करे, और ये जो स्टेप्स हमने देखे, एंटी डिफेक्शन, डिस्क्लोज करना फंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल कल्चर, ये सब गवर्नमेंट इंश्योर कर सकती है।
सो दिस वाज अबाउट इट. इसमें किसी को ऐड करना है कुछ? एनी सजेशंस? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शन फ्री भी. तो अभी अगेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज बोला था, मतलब ही टॉक्ड अबाउट अ टर्म कॉल्ड शायद रेवड़ी कल्चर बोला था. ठीक है, तो इलेक्शन फ्री भी आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हो, रेवड़ी कल्चर. ठीक है, तो रिसेंटली 15 फाइनेंस कमीशन ने ये बोला था कि ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज चल रही हैं या इलेक्शन फ्री भी चल रहे हैं, इनके चक्कर में सब नेशनल बैंक्रप्सी की हालत आ सकती है. ठीक है, तो अक्रॉस स्टेट लाइक पंजाब एंड तेलंगाना देखोगे तो वो अपने स्टेट बजट का ऑलमोस्ट 30% इन पॉपुलर स्कीम्स पे खर्च कर रहे हैं. ठीक है, ये नंबर डिफर कर सकता है, बट आई थिंक किसी एक स्टेट का नंबर शायद ऐसे ही था कि 30% अपना जो बजट है वो इन पॉपुलर स्कीम्स में खर्च कर रहे हैं, रादर देन एक्चुअली इंश्योरिंग डेवलपमेंट ऑफ सम मीनिंगफुल एरिया. ठीक है, सो इश्यू क्या है इलेक्शन फ्रीबी का? सो दीज आर ऑफरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ irrational freebie from political parties as a means to gain more votes. ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री लैपटॉप, लोन, फार्म लोन वेवियर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, कहीं पे साइकिल दी जा रही है फ्री में. सो सम ऑफ दीज फ्रीबीज, मतलब ऐसा नहीं कि सारी खराबी हैं, कुछ हो सकते हैं कि दे वुड अपलिफ्ट सम पीपल, बट एट टाइम्स इनके फायदे हमें चेक करने पड़ेंगे. ठीक है, सो एज टू इंश्योर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो चलता रहे एंड नोबडी इज अनड्यूली इन्फ्लुएंसिंग एनीबडी. ठीक है, बाय गिविंग सच फ्रीबीज. तो इकोनॉमिक इशू क्या है? पहले तो हमने देखा फ्रीबीज की वजह से नेशनल या सब नेशनल बैंकरप्सी हो सकती है, या जो स्टेट, कहने का मतलब कि स्टेट बैंकरप्ट हो जाए. नेक्स्ट, डिस्टॉर्टेड एक्सपेंडिचर प्रायोरिटी, कि आप मेन इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड को नहीं एड्रेस कर रहे, आप अननेसेसरी फ्रीबीज में इंडल्ज कर रहे. सब ऑप्टिमल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोअर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस, मार्केट एंड बिजनेस डीरेगुलेशन, डैमेजिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सो ये सब कुछ इश्यूज हो सकते हैं अगर हम लोग ये इलेक्शन फ्री भी कंटिन्यू करते रहेंगे तो. सो एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो कि तेलंगाना हैज कमिटेड 35% of the revenue receipts, almost 63% of state-owned tax revenue to finance popular scheme. तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉपुलर स्कीम चला रखी है, जैसे रैयत बंधु एक स्कीम है. ठीक है, जैसे हमारा पीएम किसान है सेंट्रल लेवल पे, उनमें 6,000 रुपए दिए जाते हैं. तो तेलंगाना अपना एक स्कीम चला रहा है रैयत बंधु करके. ठीक है, जिसके अंदर 10,000 रुपए दे रहा है वो. ठीक है, और वो भी पर सीजन दे रहा है. मतलब हमारे पीएम किसान में तो पूरे साल में 6,000 दे रहे हैं, लेकिन रैयत बंधु के अंदर हम लोग पूरे सीजन के अंदर 10,000 रुपए दे रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल इश्यूज. तो आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी उसके खिलाफ है. ये जनरली फ्रीबीज उनको प्रेफर या फेवर करते हैं जो कि पावर के अंदर है. ठीक है, तो एक डिस्पैरिटी क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट, सोशियो साइकोलॉजिकल इश्यू क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक डिसीजन लैक्स इक्विटी एंड फेयरनेस, और उससे हो सकता है कि समाज के अंदर कुछ सोशल लेवल्स डेवलप हो जाए, जैसे कि लेजीनेस हो गया, क्योंकि पता ही है कि आप पॉपुलिस्ट पॉलिसीज चल रही हैं तो आपको फ्री में पैसा मिल जाएगा या फ्री में लोन वेवियर मिल जाएगा, तो फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो खत्म होगा या फिजिकल इनडिसिप्लिन आ जाएगा. ठीक है, फर्दर सोशल कोहेजन है उसको भी हार्म कर सकता है. इट कैन क्रिएट डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट. ठीक है, कि जिनको फ्री भी मिल रहा है जिनको फ्री भी नहीं मिल रहा, तो उनका बीच में भी एक अननेसेसरी डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकता है. एंड लास्टली, एनवायरमेंट पे एक बहुत बड़ा टोल लेता है. तो आप पंजाब का एग्जाम्पल ले सकते हो कि जहाँ पे फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, तो वहां पे हम देखने को मिलता है कि अननेसेसरी वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे हैवी मेटल जो है सरफेस पे आ गए हैं, सॉइल का सैलिनाइजेशन हो रहा है, एंड फार्मर्स आर ऑल्सो इंसेंटिवाइज टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स. ठीक है, अब जब मुफ्त में इलेक्ट्रिसिटी मिल ही रही है तो फिर सोलर पैनल लगाने की क्या जरूरत है. ठीक है, तो ये सब इश्यू क्रिएट कर रहा है, डिस्कॉम्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है. ठीक है, सो वी फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं? So what we can do is we can empower election commission to enforce model code of conduct in such a way that it can
deregistered parties which are giving such populist schemes, ठीक है, unnecessary, कि उनको उनकी मेरिट के ऊपर चेक करें, और अगर वो मेरिट पे ठीक नहीं उतरती है तो they can deregister such political party. Next, differentiating between freebies with priority to DPSPs based or merit goods such as PDS system, ठीक है, कि हम कोई ऐसी कमेटी बनाए या कोई ऐसा कमीशन बनाए विद इन ECI जो कि डिफरेंशिएट करे कि कौन सा फ्रीबी लगना चाहिए और कौन सा नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट, सॉरी, नीड बेस्ड फ्रीबीज विद ट्रांसपेरेंसी. तो पहले पता लगना चाहिए कि लोगों की डिमांड क्या है और उसके हिसाब से दिया जाना चाहिए, ठीक है. सो रादर देन गिविंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी आप शायद सब्सिडी दे सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल बजटिंग भी देखनी चाहिए कि क्या ये स्कीम जो कि कोई गवर्नमेंट लाना चाहती है, क्या ये फाइनेंशियली प्रूडेंट है, तो इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट, अचीव अ मोर इंक्लूसिव हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. रादर देन गिविंग पॉपुलिस्ट पॉलिसी हम लोग फोकस करें कि हम ग्रोथ को बढ़ाएं ताकि ये फ्रीबी देने का कल्चर ही खत्म हो जाए अपने आप से, ठीक है. सो करंटली अगर हम बात करें क्या क्या स्टेप्स लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टू चेक फ्रीबी पॉलिटिक्स इन इंडिया, तो उसमें आप ये देख सकते हो सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट लैक ऑफ प्रोविजन एंड डायरेक्टेड ECI टू फ्रेम सम गाइडलाइंस टू चेक फ्रीबी इन कंसल्टेशन विद द पॉलिटिकल पार्टी. उसके बाद एक पार्ट ऐड किया गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, बट वो सिर्फ लेटर में ही रह गया. इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन स्पिरिट, ठीक है. तो ये कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो जब भी आप कोई प्रॉब्लम देखते हो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, तो आप ये कॉमन पॉइंट लिख सकते हो कि नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर इन स्पिरिट, ठीक है, कि सिर्फ लिखित में रह गया लेकिन स्पिरिट या एक्चुअली ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है. सो कंक्लूजन क्या है? यूज ऑफ पब्लिक मनी विदाउट प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीज रिस्क सच एज टैक्स अवॉइडेंस फ्रॉम टैक्स पेयर. जब टैक्स पेयर को ऐसे लगेगा कि आप उसका पैसा गलत कामों में डाल रहे हो तो वो फिर टैक्स चुराने लगेगा, ठीक है, विच कैन बी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन इकोनॉमी और एज नेशन एज होल, ठीक है. फर्दर इट कैन ऑल्सो क्रिएट अ डोमिनो इफेक्ट या एक कैस्केडिंग इफेक्ट कर सकता है कि हम जैसे अभी पॉइंट की बात किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक वन अपमैनशिप का एक कंपटीशन लग जाएगा कि अगर किसी ने एक पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी लॉन्च करने की कोशिश की तो दूसरा उससे भी और डेंजरस कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसी लेके आएगा, ठीक है. तो कोई अगर 6,000 देने की बात करता है तो कोई सामने वाला 60,000 देने की बात करेगा, ठीक है. तो ये सब इश्यू हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट इलेक्शन फ्रीबी या हैशटैग रेवड़ी कल्चर, ठीक है. अभी आगे चलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs, ठीक है. तो कोई बता सकता है EVM कौन मैन्युफैक्चर करता है इंडिया के अंदर? किसी को आइडिया है क्या? हु मैन्युफैक्चर्स EVMs इन इंडिया? ठीक है, तो याद रखना एक गवर्नमेंट PSU है कॉल्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है. तो वो इसको मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है. इसके अलावा वीवीपैट भी है, तो वीवीपैट को भी मैन्युफैक्चर करने का काम जो है वो हमारा बेल जो है वही देखता है, ठीक है. तो ये चीज इसमें याद रखना. एंड इलेक्शन ये जो मशीन होती है हमारी विच इज दिस EVM, तो इसमें एक मशीन के अंदर मैक्सिमम जो एंट्री हो सकती है दैट इज 16, ठीक है. और टोटल अगर किसी एरिया के अंदर कितने कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं कि जहां तक हम लोग EVMs का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो है 64. 64 कैसे हुआ कि हम 4 EVMs को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. 4 EVMs को लाइन के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं एंड देन वी विल हैव 16 into 4 यानी 64 कैंडिडेट हम लोग EVM के थ्रू इलेक्शन करवा सकते हैं. अभी रिसेंटली केस हुआ था तेलंगाना में जहां पे शायद 108 कैंडिडेट्स आ गए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहां पे फिर उन्हें वापस बैलेट पेपर पे आना पड़ा था, ठीक है. सो याद रखना एक तो PSU बेल हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. तो ये 2 PSU जो हैं ये EVM बनाने का काम करते हैं इंडिया के, ठीक है. सो EVM है क्या? इट्स अ माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट
डिजाइन टू मॉडर्नाइज द इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया। ठीक है, तो कंसर्न क्या है, हर इलेक्शन में बात उठती रहती है कि इन ईवीएम्स के साथ हैकिंग की गई है। ठीक है, तो ये उठता रहता है हर इलेक्शन के अंदर। तो पहले तो एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्यों हम लोग ये ईवीएम्स को यूज किया। तो पहला, बहुत सिंपल होता है इसका प्रोसेस। आपको आना है, मशीन के ऊपर एक बटन दबाना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, एज कंपेयर, अगर आप उसको बैलेट पेपर से कंपेयर करोगे तो कई बार क्या होता था कि वो कई बार इलिटरेट लोग आते थे तो उनको समझ में नहीं आता था कि कहाँ पे वो लगाना है, तो वो स्टैंप कई बार ऊपर नीचे लगा देते थे, तो उससे पता नहीं लगता था कि किसको एक्चुअली वोट गया, तो वोट डिस्क्वालीफाई हो जाते थे उनके। तो ईवीएम से ये चीज नहीं होगा। अगर आपने वोट डाला है तो वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा ही। नेक्स्ट, मोर ऑथेंटिक, मोर एक्यूरेट। ठीक है, आप जिसका बटन दबाओगे वोट उसी को जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि बैलेट पेपर में ऊपर नीचे हो गया तो वो फिर नीचे वाले का कंसीडर कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, सिक्योर स्टैंड अलोन मशीन है। इसको कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ना कोई और कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन यूनिट है। ठीक है, ना कोई और केबल की जरूरत पड़ती है इसको। तो इस सेंस में दिस इज अनहैकेबल। नेक्स्ट, क्रिएट ह्यूज सेविंग। तो बैलेट सिस्टम में क्या होता था, आपको पेपर की पर्चियां बनानी पड़ती थी, इंक लानी पड़ती थी, उनको डिप्लॉय करना पड़ता था, और हर इलेक्शन में वही सेम चीज बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो दिस वाज आल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इलेक्शन, सॉरी स्टेट एक्सचेकर। ठीक है, कि पैसा खर्च करना पड़ता था इसके ऊपर ज्यादा। दूसरा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी नहीं था क्योंकि आप इतने पेड़ काट रहे हो। ठीक है, सो अब एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, बार बार आओ उस पर डालो, और अगले इलेक्शन के अंदर फिर उस मशीन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्विक काउंटिंग प्रोसेस है, फटाफट से आप वोट काउंट कर सकते हो। नेक्स्ट, इट डिस्करेज बूथ कैप्चरिंग। तो पहले क्या होता था कि जो बैलेट पेपर्स रहते थे उनमें बूथ को कैप्चर कर लिया जाता था, सब वो क्या करते थे, स्टैम्प लगा लगा के उन बैलेट बॉक्सेस को भर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईवीएम के अंदर इस तरह के डिजाइन करा गया है कि आप फ्रीक्वेंटली इनपुट नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे ही आप बहुत तेजी से इनपुट डालने लगोगे तो उसमें 5 पर मिनट का जो है वो कास्टिंग वोट का लिमिट लगा रहता है। ठीक है, तो आप फ्रीक्वेंटली बटन दबाकर इलेक्शन या वोट नहीं डाल सकते, आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट वोट डालोगे। ठीक है, एंड ये विजन की तरफ से कुछ एरर हो गया, सिंपल हेडलाइन, ये शायद कोई इन्फोग्राफिक का टेक्स्ट ही लिखा रह गया। एनीवेज, तो कंसर्न क्या है, पहला तो क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है, तो दिस इज प्रोन टू हैकिंग, ऐसा लोगों का मानना है। ठीक है, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन ने कई हैकेथॉन इसके लिए किए थे कंडक्ट, लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स अभी तक एज सच आया नहीं है। नेक्स्ट, ग्लोबल प्रेसिडेंस अगर हम बात करें, अक्रॉस द वर्ल्ड कई कंट्रीज ने ईवीएम्स का इस्तेमाल किया, बट ट्रांसपेरेंसी इशू के चलते दे हैड टू स्क्रैप ईवीएम एंड रिटर्न टू पोस्टल बैलेट। तो इसमें आप जर्मनी का एग्जाम्पल ले सकते हो, नीदरलैंड, आयरलैंड का एग्जाम्पल ले सकते हो, हु हैव अबंडेंट ईवीएम्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिक्रेसी है। तो उसके पीछे क्या प्रोसीजर होता है ईवीएम्स के पीछे, दिस इज नॉट नोन। ठीक है, तो उसके चलते वी कैन से कि एक ट्रांसपेरेंसी इशू क्रिएट होता है। एंड लास्टली, स्टोरेज एंड काउंटिंग कंसर्न। तो इलेक्शन कमीशन कहाँ स्टोर होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास एज सच कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे, या ऐसा कोई रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है जहाँ पे वो उनको रख सके, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे वो रख सके। तो अभी हमने पहले थोड़ी देर पहले वो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल जो देखा था, या जो एक्ट बन गया, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही चीज इंश्योर करी है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो टू स्टोर दीज ईवीएम्स, वीवीपैट एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये कुछ इश्यू है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व करने के लिए इनफैक्ट ये चीज बोला जाता है कि वीवीपैट जैसे हम लोग लेके हैं, वीवीपैट क्या है, कोई बता सकता है वो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो वीवीपैट का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, मतलब आपने ईवीएम में एक बटन दबाया, लेट्स से कांग्रेस का बटन दबाया, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपका वोट जो है कांग्रेस को ही गया। तो उसको आपको पता कैसे लगा, वीवीपैट के अंदर आपको कांग्रेस का जो लोगो है वो बन के आएगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने ईवीएम में यही बटन दबाया था और यही पार्टी को वोट गया है।
ठीक है। सो एक ये तरीका है। फर्दर वीवीपैट और जो ईवीएम के जो नंबर होते हैं इनको भी मैच करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है। सो रैंडमली ऐसा बोला जाता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर 1% हम इलेक्ट जो वोट पड़े थे और जो वीवीपैट के अंदर जो हमारे पास पेपर ट्रेल है उसको हम वेरीफाई करेंगे। अगर वो नंबर सेम होगा तो विल मतलब ये चीज इंश्योर करेगा कि हाँ ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन हुआ था। सो ये सब मेथड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिए हैं टू इंश्योर या टू प्रूव पीपल के ये ईवीएम जो है ये दीज आर नॉट हैक। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट ईवीएम के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है इट इज ओनली वन टाइम प्रोग्रामेबल। ठीक है। जैसे हमारे पास पहले सीडीज होती थी, सीडी दो टाइप की होती थी, एक रीराइटेबल होती थी और एक रीडेबल होती थी। मतलब उसमें एक बार डेटा डल गया तो आप उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकते थे। ठीक है। सीडीज में ऐसा होता था। वैसे ही सेम चीज ईवीएम के साथ भी है। एक बार उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन डल गए हैं इट कैन नॉट बी इरेज्ड। ठीक है। सो इससे आप समझ सकते हो कि कैसे ईवीएम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने एट टाइम टू टाइम बहुत सारे स्टेप्स लिए। ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग ईवीएम्स। इसके साथ ही साथ एक टोटलाइजर मशीन की भी बात हो रही है जिससे ये जो इलेक्शन काउंटिंग का जो मेथड है ये और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट ईवीएम्स। नेक्स्ट चलते हैं सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स। अगेन एक इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है इलेक्शंस के अंदर। ठीक है। सो पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंक्रीजिंगली टेकिंग एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया टू increase their outreach to people or at times mobilize people। ठीक है। सो इनफैक्ट ये कई सर्वेस की रिपोर्ट है जिसमें ऐसा पता लगा था कि हेवी स्पेंडिंग करी जा रही है ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर। ठीक है। जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज लार्ज स्केल में कैंपेन चला रही है। ठीक है। दी सोशल मीडिया व्हाट दे डू इज दे create a sense of image in your mind। ठीक है। and that's how they influence you to act a certain way। ठीक है। सो जैसे इसमें प्रोमिनेंट एग्जांपल सुना ही होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका का था। ठीक है। जहाँ पे फेसबुक से जुड़ी हुई ये कंपनी थी। ये यूजर के जो डेटा थे वो इस कंपनी को बेच रही थी और वो कंपनी उस डेटा को यूज करके कस्टमाइज एड चला रही थी। ठीक है। वो आप किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कस्टमाइज एड दिखा रहे थे। ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो सपोज आप बीजेपी के आइडियोलॉजी से अलाइंड हो। ठीक है। तो आपको क्या कर सकता है कि आपको बीजेपी के एंटी कुछ कंटेंट दिखाने लग जाए जबरदस्ती। ठीक है। सो एज टू क्रिएट अ नेगेटिव परसेप्शन अबाउट योर पार्टी। ठीक है। तो इस टाइप के कैंपेन चलाए जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने लोगों ने देखा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका इसका एग्जाम्पल था। फर्दर अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम जब फिजिकल कैंपेनिंग को रोक दिया गया था तब इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये चीज बोला था कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन टेक एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है। सो एज टू कैंपेन फॉर द इलेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है बिटवीन नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी। अब नेशनल पार्टीज के पास तो इतने रिसोर्स है कि दे कैन इजीली टेक एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया। बट करस्पॉन्डिंगली अगर हम देखें टूवर्ड्स रीजनल पार्टीज तो उनके पास उतने ना तो एक्सपर्टीज है ना उतनी फंडिंग है तो उस स्केल के या उस स्पेशलिटी के कैंपेन चला सके। तो वो एक इशू क्रिएट करता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि फेक न्यूज चलाई जाती है या हेट कैंपेन चलाया जाता है अननेसेसरी या पेड। ठीक है। तो ये भी एक इशू क्रिएट करता है। हाउएवर स्टिल एक पार्ट इसका अच्छा है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है सोशल मीडिया का इन पॉलिटिक्स? तो प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन लीडर्स एंड सिटीजनरी। ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओपन माइक चलते हैं। ठीक है। ट्विटर के ऊपर चलता है, फेसबुक पे चलता है, फेसबुक लाइव चलता है जहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं लीडर्स और नॉर्मल पीपल। फर्दर एनकरेजेस पॉलिटिकल कैंडिडेट टू स्पीक मोर ट्रूथ देन सेलिंग रिटोरिक। ठीक है। जिसे इलेक्शन में बोल दिया जाता है कि 2 लाख या 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ठीक है। लेकिन
उनको अकाउंटेबल फिर सोशल मीडिया पे लोग करते हैं, फिर वो ट्रेंड चलाते हैं कि कहाँ गई नौकरियां, नौकरियां, हैशटैग नौकरियां, इस टाइप के। ठीक है, तो दैट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल कैंडिडेट। फर्दर इट मोल्ड्स पीपल ओपिनियन। ठीक है, एक आर्टिकुलेशन का, ठीक है, कोई अगर आपके पास व्यू पॉइंट है तो उसको आर्टिकुलेट करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया। तो कैंपेन चलाए जा सकते हैं टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। फर्दर इट एनकरेजेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स एंड पब्लिक एंगेजमेंट। ठीक है, तो लोग भी आपस में जो वोटर्स हैं वो आपस में एंगेज कर सकते हैं। फर्दर इट ओपन्स अ फील्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ प्लेयर टू कॉन्टेस्ट एंड लार्जली इंकर लो कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर मोड। तो सस्ता है बाकी मोड से। ठीक है, नेक्स्ट कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो रिसेंटली ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक वॉलंटरी कोड ऑफ एथिक्स प्रेजेंट किया था इन द 2019 इलेक्शन, जिसमें ये बोला गया था कि सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक, गूगल या ट्विटर है, ये लोग इंश्योर करें कि इलेक्शंस आर कंडक्टेड फ्री एंड फेयर। ठीक है, या उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स के अंदर चेंज किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। इसके अंदर आईटी को, या जो आईटी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दे आर मेड अकाउंटेबल। ठीक है, इफ दे इन्फ्रिंज सम फॉर्म ऑफ राइट्स। ठीक है, अगर उनको इन्फ्रिंज करते हैं तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। तो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द नीड ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के जो ग्रीवेंसेस है उसको रिड्रेस करना पड़ेगा, स्टेट के जो ग्रीवेंसेस है उनको रिड्रेस करना पड़ेगा। ठीक, सो फर्दर मेजर्स टू मेक सोशल मीडिया इन पॉलिटिक्स मोर कंस्ट्रक्टिव। हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद ले सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव स्प्रेड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज को हटा सकते हैं। उसके लिए वो एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडक्टिंग स्टडी, ठीक है, तो गवर्नमेंट और ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ये सर्वेस कंडक्ट करा सकते हैं, स्टडीज कंडक्ट करा सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, हाउ दे आर चेंजिंग द सोसाइटी और हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द सोसाइटी। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। तो अब जो मीडिया है उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फैक्शंस डेवलप हो गए हैं, कि कुछ फैक्ट चेकर बन गए हैं, कुछ थिंक टैंक्स बन के रह गए हैं, कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गए हैं। ठीक है, तो वी नीड टू फॉलो एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ठीक है, तो ये सब साथ में आए, मीडिया, सोशल मीडिया, फैक्ट चेकर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड कम टुगेदर एंड इंश्योर कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्रोडक्टिवली या कंस्ट्रक्टिवली यूज हो, और कोई भी अगर इश्यू है तो इट शुड बी रेड फ्लैग बिफोर। ठीक है, आगे जाने से पहले कंसर्न क्या है विद मिसयूज, तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, लाइक मिसयूज ऑफ डेटा। तो आप इसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका का एग्जांपल ले सकते हो। मिस इन्फॉर्मेशन कैन फ्यूल वायलेंस, एथिक्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जो हम एक वन ऑफ द 7 सिंस है ऑफ गांधी। ठीक है, कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन या पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स। ठीक है, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू कॉम्प्लिकेटेड बाय द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, प्रोलिफरेशन ऑफ फेक न्यूज, ऑनलाइन अब्यूज, ट्रोलिंग, वर्बल थ्रेट्स। ठीक है, तो ये बहुत रैपिडली देखने को मिल रहा है अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। लास्टली कंक्लूजन की बात करते हैं। सो एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हैज चेंज हाउ पॉलिटिक्स इज कंडक्टेड। ठीक है, अब लोगों को घर घर जाकर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, लोग कैंपेन्स के थ्रू ही रीच आउट कर सकते हैं टू पीपल इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव वे। हाउएवर इसके साथ जो एसोसिएटेड चैलेंजेस है, दे शुड ऑल्सो बी वेड अपॉन, और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि इलेक्शन रिमेन सब्सटैंटिवली फ्री एंड फेयर। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट इट। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इज गवर्नेंस। तो ये पहला इसके अंदर आर्टिकल जो है, दैट इज ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अभी एक डेमोक्रेसी समिट भी हुआ था यूएस में, जहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज हैं कि हम ग्लोबल लेवल पे कैसे डेमोक्रेसी को इंश्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेसी में क्या होता है? फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद द पीपल, वन पर्सन वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू।
ठीक है, किसका कोट था ये? तो ये कोट जो था ये बहुत फेमस कोट है, दिस वाज बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ये बोला था कि 1 पर्सन 1 वोट सिर्फ लिमिट नहीं रहना है, हमें 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू को भी इंश्योर करना है, ठीक है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आए लोगों में। ये उन्होंने अपनी ग्रामर ऑफ एनार्की वाली जो स्पीच थी उसके अंदर ये चीज बोला था। नेक्स्ट, फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वाई डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? पहला, लोगों की डिग्निटी को इंश्योर करता है, इट प्रोवाइड्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सभी लोगों की व्यूज को सुना जाता है, सभी धर्म के, चाहे सभी वर्ग के, ठीक है, या क्लास के लोगों का सुना जाता है। रेड्यूसेस पॉसिबिलिटी ऑफ रैश डिसीजन, ठीक है। डेमोक्रेसी में हम देखते हैं कि इतने सारे डिसीजन मेकर होते हैं और सबके पास बोलने का राइट होता है, तो उससे कोई रैश डिसीजन कभी पास होने की प्रोबेबिलिटी कम है। नेक्स्ट, इंश्योर करेक्टनेस ऑफ ओन मिस्टेक, ठीक है। तो हो सकता है कोई रिजीम कोई मिस्टेक कर दे, लेकिन डेमोक्रेसी में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कोई नया रिजीम चूज कर सकते हो विच कैन ओवरटर्न द रिजीम्स प्रीवियस रिजीम्स मिस्टेक, ठीक है। इंश्योर ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, तो जहां पे डेमोक्रेसी होगी ऐसी कंट्री वॉर पे बहुत कम जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द थ्रेट्स दैट आर पुशिंग कंट्रीज फ्रॉम डेमोक्रेसी टू अथॉरिटेरियनिज्म? तो पहला, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही है, जिसके चलते लोगों के अंदर थोड़ा एंगर है, ठीक है। और कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं, ठीक है, और फिर वो इलीट क्लास बन जाते हैं, दे आर रूलिंग द डेमोक्रेसी, ठीक है। राइज ऑफ पोलराइजेशन हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से लोगों का जो मोबिलाइजेशन है अलॉन्ग कास्ट लाइन, कम्युनल लाइन, वो बहुत तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट, डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज जो है वो भी बहुत रैम्पेंट है, विच इज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। तो इनफैक्ट WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने एक टर्म दिया था इन्फोडेमिक, ठीक है। जैसे बीमारियों का पेंडेमिक चल रहा है, वैसे इंफॉर्मेशन का भी एक बीमारी चल रही है जिसको इन्फोडेमिक बोला था उन्होंने। नेक्स्ट, वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस खत्म हो रहा है। अभी हमने देखा था रिसेंटली नुपुर शर्मा केस में जो चीज बोला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उनके लिए उनकी ट्रोलिंग हुई, ठीक है। उनके फैमिलीज को टारगेट किया गया, ठीक है। सो दिस वे, सो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस वर्ल्ड इस टाइप के इंस्टीट्यूशन है, दे आर कमिंग अंडर स्ट्रेस। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज जो है वो भी डेमोक्रेटिक राइट्स पे इंफ्रिंज करा है, विच इज रिजल्टिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट। एंड लास्टली, फ्रेजाइल नेचर ऑफ नेशन डेमोक्रेसी, तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अभी अभी रिसेंटली डेमोक्रेटिक हुई हैं, दे डोंट हैव सेंचुरी ओल्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अगर इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी 75 ईयर ओल्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अभी इसको भी एक 100 साल का अवधि पूरा करने में बहुत टाइम है, इट्स नॉट एज मैच्योर एज यूके डेमोक्रेसी और यूएसए डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, वे अहेड की बात करें तो इट प्रिवेंट स्कूल्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्शन ऑफ डेमोक्रेसी प्रोसेस, तो हम उसके लिए नेशनल लेवल पे एफर्ट ले सकते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन जो है उनको एम्पावर करें। ग्लोबल एफर्ट ले सकते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन साथ में हैं, और स्टेप्स लें टुवर्ड्स प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ डेमोक्रेसीज, ठीक है। नेशनल लेवल पे ग्लोबल एफर्ट कर सकते हैं। एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एंड लास्टली, पीपल शुड डिलीजेंटली एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, सो आज के लिए यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं।